हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईई 201 के चैप्टर 1 के टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि डायोड की सहायता से रेक्टिफायर कैसे बनाए जा सकते हैं, उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, उसका रिपल फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर से कि रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो रेक्टिफायर कहलाता है। यानी मेरा कोई भी एक, मान लो ये एसी सिग्नल है, उसको वो डीसी सिग्नल में रिप्रेजेंट करेगा। एसी सिग्नल इसलिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में रहा है, इसलिए इसको एसी सिग्नल कहते हैं। तो ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। इसको हाफ वेव इसलिए कहा जाता है कि इसमें सिर्फ एक साइकिल में ही रेक्टिफिकेशन होता है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जब हम इसकी इनपुट व आउटपुट वेव फॉर्म देखेंगे तब हम समझेंगे कि ये कैसे हाफ साइकिल में ही रेक्टिफिकेशन कर रहा है। तो सबसे पहले ये इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, जहाँ हम देखेंगे कि ये मैंने एसी सप्लाई लगाई हुई है। एसी सप्लाई मतलब मेरा इनपुट सिग्नल, जिसको मुझे रेक्टिफिकेशन करना है, जिसका मुझे, वो मेरा इनपुट सिग्नल है ये। और चूँकि इनपुट सिग्नल मेरा वो एसी होना चाहिए, तो ये एसी सप्लाई। यहाँ मैं देखूँगा कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने ये डायोड लगाया हुआ है। एक डायोड का पॉजिटिव इस तरीके से जुड़ा हुआ है और जो नेगेटिव है, या मैं कह सकता हूँ कैथोड, वो एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसे कि मैंने RL के नाम से यहाँ बताया हुआ है। और इस RL के अक्रॉस में इस रेक्टिफायर का आउटपुट लूँगा, तो जो मेरी फाइनली रेक्टिफाइड जो वेवफॉर्म होगी आउटपुट की, वो वी आउट होगी और इनपुट सिग्नल होगा VI। अब ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मेरी वेव है, इनपुट वेव फॉर्म, ये इसका मेरे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। और फिर से ये वेव यहाँ से फिर से ऐसे ही स्टार्ट हो गई। तो ये मेरा पूरा इसका टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक इस वेव का टाइम पीरियड है, जो कि मैं देखूंगा कि 2 पाई है इनपुट वेव का। तो जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी जब मेरी जो वेव है इनपुट वेव फॉर्म, ये उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये डायोड क्या होगा, का ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा और ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब डायोड का जो एनोड है वो अगर पॉजिटिव होता है और डायोड का जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में काम करता है। और आइडियल कंडीशन में जो आइडियल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है। यानी जब इस केस में डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये डायोड की जगह में एक तरीके से इसको इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ जनरली ये। पर आइडियल कंडीशन हुई कि इसमें कुछ ना कुछ डायोड का शॉर्ट सर्किट होता है, आइडियल डायोड। लेकिन जनरली अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो डायोड का
कुछ ना कुछ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस होता है, जिसे मैं RF के नाम से संबोधित कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से जो डायोड है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो उस केस में क्या होगा कि मेरे पास जो ये आउटपुट वेवफॉर्म है वो यहाँ से आई पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये डायोड एक फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो एक बहुत कम वैल्यू के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहाँ इसके होते हुए थ्रू, डायोड के रेजिस्टेंस के होते थ्रू वेवफॉर्म जो है इस आउटपुट जो रेजिस्टेंस है मेरा RL लोड रेजिस्टेंस, उस पर मुझे वेवफॉर्म मिल जाएगी जो ऑलमोस्ट बिल्कुल इनपुट वेवफॉर्म की तरह होगी। यानी ये मेरी इनपुट वेवफॉर्म है ये वाली, और ये मेरी आउटपुट वेवफॉर्म है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरे पास एज इट इज आउटपुट की वेवफॉर्म प्राप्त होती है। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल में देखता हूँ, तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो डायोड का ये वाला सिरा नेगेटिव और ये वाला सिरा पॉजिटिव। तो डायोड का जब एनोड सिरा नेगेटिव और कैथोड सिरा पॉजिटिव होता है तो डायोड रिवर्स बायस्ड में काम करता है, रिवर्स बायसिंग कंडीशन में काम करता है। उस केस में डायोड एज ए ओपन सर्किट काम करता है। तो ये सर्किट किस तरीके से हो जाएगा, ये डायोड को मैंने यहाँ ओपन कर दिया और ये RL के थ्रू यहाँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये चूंकि डायोड मेरा ओपन सर्किट हो गया तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है मेरे को यहाँ लोड रेजिस्टेंस पे नहीं मिल पाएगा। तो वेवफॉर्म कैसे आएगी, तो ये वेवफॉर्म नेगेटिव हाफ साइकिल जब आया, डायोड मेरा ओपन सर्किट, तो आउटपुट पे मुझे कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। अब जैसे ही अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वेव का, तो फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो अगेन मुझे लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट मिल जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं देखता हूँ कि सिर्फ मुझे ये मेरी पूरी वेवफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सिर्फ आधे पार्ट के लिए ही मुझे आउटपुट मिल रहा है, आधे पार्ट के लिए मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसे मैं कहता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी इफ़िशेंसी की बात करते हैं अब कि रेक्टिफायर जो हाफ वेव है उसकी इफ़िशेंसी क्या होगी। तो बेसिकली रेक्टिफायर की इफ़िशेंसी दी जाती है DC पावर आउटपुट अपॉन इनपुट AC पावर। जो रेक्टिफायर की इफ़िशेंसी उसका फॉर्मूला है ये DC पावर आउटपुट अपॉन इनपुट AC पावर। यानी ये जो मेरे इनपुट की वेवफॉर्म है इसकी तो AC पावर, और जो ये मेरा आउटपुट है इसकी DC पावर मेरे को निकालनी है। अब इसके निकालने के लिए मैं मानता हूँ कि मेरी जो इनपुट वेवफॉर्म है वो Vm sin थीटा है। RF मैंने डायोड का रेजिस्टेंस ले लिया और RL मेरा लोड रेजिस्टेंस है। तो अब मैं ये देखूँगा कि जो DC पावर जब मैं निकाल रहा हूँ तो फॉरवर्ड वाइज जब आएगा डायोड तो उसमें क्या होगा, ये सर्किट में ये तो RF होगा और ये RL होगा। तो जो Vm sin थीटा यहाँ आएगा और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो कितनी आएगी, Vm sin थीटा अपॉन RF प्लस RL। ये मेरे इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट होगी। तो ये मेरा इनपुट वेव फॉर्म आ गई Vm sin थीटा, RF डायोड रेजिस्टेंस, RL लोड रेजिस्टेंस। अब मेरे को आई एवरेज निकालनी है। चूँकि मेरे जो DC पावर होती है या कोई भी पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है I²R। तो I²R होता है, तो जब मैं DC पावर की बात करूँगा तो किसी भी उसके लिए एवरेज वैल्यू जो होती है वो उसकी DC पावर रहेगी। तो इसके लिए I एवरेज इक्वल टू I DC हुआ। अब चूँकि ये मेरा किसी भी वेव फॉर्म के DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो है निकालने का फॉर्मूला है, यानी 1 अपॉन उसका टाइम पीरियड इंटू 0 टू उसका जो आवर्तकाल है इंटू आई डी थीटा। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो मेरी आउटपुट वेव फॉर्म है
इसका आवर्तकाल पाई से 2 पाई तक है। फिर अगेन ऐसी वेव फॉर्म स्टार्ट होगी तो आवर्तकाल 0 से 2 पाई। तो ये मैंने आवर्तकाल यहाँ 1/2 पाई, ये मेरा आवर्तकाल हो गया। चूँकि वेव फॉर्म को मैं देखूंगा कि इसकी वैल्यू सिर्फ 0 से पाई तक है, पाई से 2 पाई 0 है, तो यहाँ मैंने इसको 0 से पाई ले लिया। और आई की वैल्यू क्या होगी, Vm sin थीटा अपॉन RF अपॉन RL। दिस इज RF अपॉन RL। Vm कांस्टेंट हुआ, RF कांस्टेंट है, RL कांस्टेंट है, तो Vm अपॉन RF अपॉन RL ये बाहर निकल जाएगा और 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का मैं इंटीग्रेशन करूँगा जो कि होगा माइनस कोस थीटा, और जब मैं वैल्यू कोस थीटा की पाई और 0 के बीच में रखूँगा तो ये वैल्यू मेरे आएगी Im अपॉन पाई सॉल्व करने पर। यानी मैं अब कह सकता हूँ कि जो मेरे पास IDC वैल्यू है, जो मेरा रेक्टिफाइड जो वेव फॉर्म आई थी या आउटपुट आई था, उसकी जो DC वैल्यू है वो आई Im अपॉन पाई। तो DC पावर क्या होगी किसी के भी अक्रॉस, आई स्क्वायर IDC का स्क्वायर इंटू RL। तो IDC की वैल्यू मैं यहाँ से रख लूँगा Im अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL। तो ये मेरे पास DC पावर आ गई। अब रेक्टिफायर का जो मेरे पास इफिशिएंसी जो निकालते हैं उसका होता है फॉर्मूला DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर। तो मेरे पास DC पावर आउटपुट निकल चुका है, अब मेरे को AC पावर इनपुट जो है AC पावर निकालनी है। तो उसके निकालने के लिए आई RMS स्क्वायर RF प्लस RL, चूँकि वैल्यू होती है मेरे आई स्क्वायर R, तो यहाँ करंट होगी RMS, क्योंकि वो AC सिग्नल है इसलिए RMS लिया, और RF प्लस RL। किसी भी चीज़ की अगर मैं RMS वैल्यू निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन उसका टोटल आवर्तकाल इंटू ड्यूरेशन इंटू उसका आई स्क्वायर का डी थीटा। मतलब तो जैसे यहाँ करंट में निकालूंगा तो उसका आवर्तकाल आया, जो AC सिग्नल है मेरा, AC सिग्नल में देखूंगा इसका जो आवर्तकाल है ये यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद रिपीट हुआ, तो ये इसका आवर्तकाल हुआ या टाइम पीरियड हुआ। तो 0 से 2 पाई इसका टाइम पीरियड हुआ, तो ये 1/2 पाई, टाइम पीरियड की जगह 2 पाई, 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँगा इसको, आई RMS स्क्वायर 1/2 पाई 0 to पाई आई स्क्वायर डी थीटा। आई की वैल्यू Im साइन थीटा हुई, और इसको जब मैं Im साइन थीटा रखूँगा तो ये जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी आई RMS स्क्वायर की Im स्क्वायर बाय 4 या आई RMS इक्वल टू Im बाय 2। तो इस वाले फॉर्मूले में जब आई RMS की वैल्यू रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी Im बाय 2 RF प्लस RL। तो यहाँ से मेरे पास AC पावर आ गई। अब मेरे पास जो रेक्टिफायर है उसकी इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है DC पावर आउटपुट अपॉन इनपुट AC पावर। DC पावर मेरे यहाँ से आ गई, AC पावर ये आ गई है, दोनों को जब मैं रखूँगा तो ये मेरे पास आती है इफिशिएंसी 0.4061 प्लस RF अपॉन RL। तो ये मेरे किसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक है रिपल फैक्टर। तो मैं ये देखता हूँ रिपल फैक्टर क्या होता है। ये मेरा DC जो पावर है या DC जो सिग्नल है वो मेरा इस तरीके से आया, रेक्टिफायर जो आउटपुट है वही आया। अब मैं ये देखूँगा कि बेसिकली जब मैं DC की बात करता हूँ तो जो प्योर DC होता है वो इस तरीके से होता है, ये प्योर DC है, ये जो सिग्नल है ये बिल्कुल प्योर DC है। लेकिन मैं जब इस सिग्नल को देखता हूँ तो ये सिग्नल प्योर DC ना होके एक AC प्लस DC का कंपोनेंट है, क्योंकि ये इस तरीके से डाइवर्ट भी हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा सिग्नल है वो प्योर DC नहीं है, एक इसमें AC कंपोनेंट भी है। तो बेसिकली क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है कि AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट जो होता है उसका अनुपात ही रिपल फैक्टर कहलाता है। R बराबर IAC अपॉन IDC। अब मैं जानता हूँ
कि अगर किसी भी कंपोनेंट में अगर ये AC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिपल फैक्टर ज़्यादा होगा, और रिपल फैक्टर ज़्यादा होगा तो अगर ये AC की वैल्यू सिग्नल में ज़्यादा है तो मतलब उसका रेक्टिफिकेशन उतना अच्छा नहीं हुआ। और रेक्टिफिकेशन मतलब अगर किसी भी चीज़ का रेक्टिफिकेशन अच्छा होना है मतलब उसमें जो रिपल फैक्टर की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। तो IAC अपॉन IDC के अनुपात को मैं रिपल फैक्टर कहता हूँ। यानी मेरा जो आउटपुट है बेसिकली वो पल्सेटिंग है नेचर में, उसमें AC कंपोनेंट भी है और DC कंपोनेंट भी है, वो प्योर DC नहीं है। तो उस जो मेरा आउटपुट है उसमें AC अपॉन DC के अनुपात को रिपल फैक्टर कहूँगा, और जितनी ज़्यादा इस रिपल फैक्टर की वैल्यू होगी उतना ही मेरा रेक्टिफिकेशन कम होगा। तो बेसिकली किसी भी सिस्टम के लिए IRMS वैल्यू जो दी जाती है वो IAC स्क्वायर प्लस IDC का स्क्वायर का रूट हो गया, जहाँ IDC जो है वो आउटपुट में DC कंपोनेंट की वैल्यू है, IAC जो है वो AC कंपोनेंट की वैल्यू है आउटपुट में। अब मैं देखूँगा IAC अपॉन IDC, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास IAC अपॉन IDC इस तरीके से बन के आ जाएगा, और ये IAC अपॉन IDC क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R बराबर IRMS का स्क्वायर IDC का स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा बेसिक एक रिपल फैक्टर की वैल्यू होगी, R बराबर IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस 1। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैं देखता हूँ कि IRMS की वैल्यू जो थी वो मेरे पास कितनी आई थी, Im/2। तो IRMS की वैल्यू Im/2 और IDC की वैल्यू आई थी मेरे पास Im/पाई। इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें रखूँगा इस इक्वेशन में, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास रिपल फैक्टर आएगा 1.21। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21। तो पूरे अगर मैं चीज़ को समराइज़ करूँ तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हुआ। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में करेगा काम, और बहुत कम रेजिस्टेंस के थ्रू काम करेगा RF और ये RL। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और कोई भी आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरी जो आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म आएगी वो इस तरीके से आएगी। चूँकि ये सिर्फ हाफ साइकिल में ही आउटपुट आ रहा है, अदर हाफ साइकिल में इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। इसकी इफ़िशेंसी जो होती है वो DC पावर आउटपुट और AC पावर इनपुट AC पावर के अनुपात से दी जाती है। और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो जो मेरी इफ़िशेंसी का फॉर्मूला आता है वो आता है 0.4061 प्लस RF/RL। तो मैं यहाँ देखूँगा कि जो इफ़िशेंसी है वो RF/RL पर डिपेंड कर रही है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है कि किसी भी आउटपुट वेव में जो उसका AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट जो होता है उसके अनुपात को मैं रिपल फैक्टर कहता हूँ। और बेसिकली जब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास रिपल फैक्टर का एक वैल्यू आती है IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस 1 का रूट। IRMS की वैल्यू Im/2 होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और IDC की वैल्यू Im/पाई होती है। जब इन दोनों वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो रिपल फैक्टर की वैल्यू मेरे पास आती है 1.21। थैंक यू।